अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आईनी तरमीम, अदालती इस्तीफ़े और हुकूमती रद्द-ए-अमल तीनों मिलकर एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम ऐवानों से गुजर चुकी है। चंद जो शिक़ें हैं वो रह गई हैं जो वापस आकर पास होंगी और फिर ये पूरे अदालती ढांचे को नई शक्ल देगी। बहुत सी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, कुछ बुनियादी तौर पर बदल जाएंगी, मगर जो कई दिहाइयों से अदलिया में पनपता हुआ इनकलाबी मिजाज था, उसका मुस्तक़बिल मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा है। ये मिजाज नया नहीं है नाज़रीन, ये बरसों से फैसलों, सेमिनार्स, लेक्चर्स और कभी कभार ख़ानदानों और महफिलों की गुफ्तगू में भी झलकता था। हर जज उसका हिस्सा नहीं था, मगर एक गिरोह ज़रूर मौजूद था जो समझता था कि आइन की तशरीह का मतलब सियासी नक्शा बदलना भी है, कि अदालत महज कानूनी फोरम नहीं बल्कि सियासी बयानिए की बुलंद तरीन चौकी भी हो सकती है। यही सोच आज दीवार से लगी हुई है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम ने पहली बार इस दरवाजे को बंद कर दिया है जिससे गुजर कर फैसलों के जरिए सियासत को शक्ल दी जाती थी। इसीलिए हालिया इस्तीफ़े, चाहे उनकी नीयत जो भी हो, महज कागज़ नहीं है, एक बयानिए का आखिरी चैप्टर है और जवाब में हुकूमत का रद्द-ए-अमल वो भी बिल्कुल गैर मामूली है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये जजेस सियासी जहन रखते थे, ये एक मखसूस मुहिम का हिस्सा थे और इस्तीफ़े के मतन ने उनके एजेंडे को जो है खुद से बेनकाब कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत क़ानून बैरिस्टर अकील जो हैं वो कहते हैं कि वो 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला कहना ख्वा एक गैर आईनी इल्ज़ाम है। पार्लियामेंट अपना हक़ इस्तेमाल कर रही है और जिन्हें एतराज़ है वो अपने असर रसूख को कम होने से काइफ हैं। सेनेटर फैसल वाडा मज़ीद वाज़े करते हैं, ये इस्तीफ़ा देर से आया, वक्त ख़त्म हो चुका था और अब प्रॉक्सीज़ के दौर को ख़त्म होना है। नाज़रीन, ये जुमले सिर्फ सियासी रद्द-ए-अमल नहीं हैं, बल्कि ऐलान है कि वो ज़माना ख़त्म हो रहा है जिसमें आइन की तशरीह के पर्दे में सियासी जोड़ तोड़ होता था। अब अदालती नक्शा बदल रहा है, अब विफाकी आईनी अदालत बन रही है। अब वो सब कुछ जो कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तियारात के पर्दे में होता था, ये सब एक महदूद दायरे के अंदर जाएगा। और यही असल सवाल है, क्या वो जज साहिबान जो खुद को मुज़ाहमत का किला समझते थे, अब नए निज़ाम में रहकर काम करेंगे या वाकई वो रास्ता अख्तियार करेंगे जिसका दावा वो अपने फैसलों और खतूत में करते रहे हैं? क्योंकि अगर बात आइन की हिफाजत की है तो फिर इस्तीफ़ा सिर्फ आगाज़ है, इसके बाद सड़क है, मुज़ाहमत है और सियासी मैदान है। अगर मकसद कानून की हुक्मरानी था तो फिर इसी नए निज़ाम के अंदर खिदमत करना भी मुमकिन है। लेकिन अगर सारी बहस सिर्फ असर व रसूख, सियासी पसंद नापसंद और अपनी मर्जी की तशरीह तक महदूद थी, तो फिर चंद महीने बाद जो पेंशन और मराद के बाद खामोशी इख्तियार कर लेना भी एक रास्ता है। ये इनकलाबी सोच का असल इम्तिहान है। अब पता चलेगा कि ये सिर्फ तहरीर तक महदूद थी या वाकई इसके पीछे कोई उसूल था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे जजेस के इस्तीफ़ों के कानूनी और आइनी पहलू, जो कि 27वीं तरमीम के सियासी असरात और अवामी रद्द-ए-अमल को भी देखेंगे और जानेंगे कि ये बहरान जो है आइंदा इंतखाबात और सियासी मंजरनामे पर किस तरह से असर डाल सकता है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हम जो है गेस्ट से आपका तारुफ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर भी हैं और बैरिस्टर हैं ज़मीर घुमरो साहब। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं असद मलिक साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। तो सबसे पहले तो आपकी जानिब आना चाहूँगी बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? 27वीं तरमीम के हिमायत है या मुखालफत है? क्योंकि अब दो जजेस के इस्तीफ़े भी आपके नज़दीक सियासी जीत है या आइनी नुकसान है? सर, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जो आईनी तरमीम है ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आवाम से वायदा था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाएंगे जो चारों सूबों की बराबरी कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो जुरिसडिक्शन थी आर्टिकल 184 के तहत वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। तो उनके पास गुज़िश्ता 52 साल से कोई केस ही नहीं आया
और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जुडिशियल हाई कोर्ट की थी, वो उन्होंने टेक ओवर कर ली थी अनकॉन्स्टिट्यूशनली। उसमें वजीर आजमों को भी घर भेजा गया, लेजिस्लेटर्स को भी घर भेजा गया, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के काम में भी मुदाखलत की गई, सो मोटर के जरिए जो है वो अख्तियारात इस्तेमाल किए। तो ये सियासतदानों ने जो है 2006 में फैसला कर लिया था, आवाम से मैंडेट भी ले लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 18th अमेंडमेंट में नहीं आ सका वो प्रोविजन, जिसकी वजह से जो है वो 2 प्राइम मिनिस्टर जो है घर भेजे गए। तो मेरे ख्याल में ये तो पॉलिटिकल कंसेंसस था, उसमें जो है वो अपोजिशन के सियासतदानों ने भी सिग्नेचर्स किए थे, सिविल सोसाइटी के भी सिग्नेचर्स थे। अच्छा, ये मसला ये है कि जो 27th अमेंडमेंट में जो 3 नुकात हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क्या, जजेस की ट्रांसफर और आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट, उस पर कोई नहीं आ रहा कि ये जो 2 प्रोविजन हैं जुडिशरी के बारे में, ये किस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो है वो अफेक्ट करेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट और जजेस की ट्रांसफर, जजेस की ट्रांसफर का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट पहले भी प्रोविजन मौजूद था, लेकिन उनकी कंसेंट ली जाती थी, जो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था, और वो शाज़ो नाज़री पावर इस्तेमाल किया गया। दूसरे मुल्कों में ये है कि इवन नेबरिंग कंट्री में ये है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज जो है वो विदाउट कंसेंट ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जहां भी सेफ गार्ड्स रखे गए हैं कि वो उस हाई कोर्ट जहां से जज ट्रांसफर होगा और जहां जाएगा, उस हाई कोर्ट के दोनों चीफ जस्टिस इस मामले में जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होंगे, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जो है वो ट्रांसफर करेगा जज की पब्लिक इंटरेस्ट में, वो पुनिटिव एक्शन नहीं होगा। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट या जजेस की ट्रांसफर, वो भी उनके लिए सेफगार्ड, ये किस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मुतासिर करते हैं, ये जुडिशरी के बारे में दोनों ही जो है वो उसमें हैं। और हाई कोर्ट के जजेस की अभी ऑल पाकिस्तान सीनियरिटी लिस्ट उनका मुतालबा था, वो भी पूरे पाकिस्तान लेवल तक होगी। तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये किस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो है वो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना तारीख में काम ही नहीं किया। 1973 से 2025 तक कोई सूबा अपना डिस्प्यूट जो है वो नहीं लेकर आया सुप्रीम कोर्ट में, और वो उन्होंने एक्सरसाइज अपनी जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी वो कभी इस्तेमाल ही नहीं की। तो जाहिर है पार्लियामेंट तो ये करेगी कि आप तो उस काम में जो आपको तफसील किया गया उसमें नाकाम हो गए, तो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोई सूबा क्यों आएगा जब उसकी बराबरी की नुमाइंदगी नहीं होती। बलूचिस्तान अपने गैस का डिस्प्यूट क्यों लेकर आएगा जो है वो किसी अदालत में, अगर उनके बराबर की जज नहीं होंगे। तो ये फेडरेशन के लिए, जमहूरियत के लिए और सेपरेशन ऑफ पावर के लिए इंतहाई अहम था कि ये तरमीम लाई जाए, और ये तरमीम गुज़श्ता 19 सालों से पब्लिक डिबेट में है, उस पर जो है वो नियरली कंसेंसस था। अभी जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जुडिशरी तबाह हो गई, पार्लियामेंट तबाह हो गई। भाई कैसे पार्लियामेंट तबाह हो गई? पार्लियामेंट को तो आपने पहले तबाह कर दिया था जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली, तो जुडिशरी ने क्या किया, उनको अपने पास रिस्पॉन्सिबल कर दिया जो है वो कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्लियामेंट्री कैरेक्टर है वही जुडिशरी ने तबाह कर दिया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर ने तो आपने तबाह की। तो इस वजह से ये जो अमेंडमेंट आई है, ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस आई है, और इसमें जो भी मामलात हैं, ये दोनों जो प्रोविजंस हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसका तो जिक्र ही नहीं किया जाता। भाई ये कैसे आप डिस्कस करें ना, डिबेट करें ना कि ये कैसे जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट करते हैं। बस जनरलाइजेशन है कि जुडिशरी तबाह हो गई। जी बैरिस्टर साहब मौजूद रहिए आप हमारे साथ। हमें लीगल एक्सपर्ट तनसीर बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा आपसे जान लेते हैं, पहले आप ये बताइएगा कि जो ये 27वीं तरमीम है वो कानूनी तौर पर आइन के मुताबिक है सर, या उसके ख़िलाफ़ आइन है? और जिस तरह से ये 2 जजेस के इस्तीफ़े जो आए हैं सामने, तो उसको कानून की नज़र से आप किस तरह से देखते हैं? जी तनसीर साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? अच्छा तनसीर साहब अगर आप मौजूद हैं मेरे साथ, मेरी आपको आवाज़ आ रही है, तो सर ये बताइए जो 27वीं तरमीम है तो वो कानूनी तौर पर आइन के मुताबिक है या उसके ख़िलाफ़ है? और ये जो 2 जजेस के जो इस्तीफ़े आए हैं, तो सर ये उनका जो ये अमल है वो इस्तीफ़े कानून की नज़र में आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, उनके इस इक़दाम को? जी देखें जी, जो जजेस साहिबान हैं ये उनका इख्तियार है कि वो जब समझते हैं कि वो इस जॉब के लिए, इस ड्यूटी के लिए, इस फर्ज के लिए अपने आप को अनफिट महसूस करते हैं तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। गो के हमारे मंसूर अली शाह साहब ने तो शायद 12 से 13
सफात पे मोहित इस्तीफा दिया है। ट्रू। मैं इसको इस्तीफा तो नहीं कहूँगा, इसे तो गम की दास्तान कहूँगा। और अतर मिनल्ला साहब ने भी रिज़ाइन किया है और अभी तो बाज़ गश्त है, शायद और भी कोई करेंगे। मैं इसको सिर्फ इस एंगल से देखता हूँ, ये तरामीम जो भी आती हैं, हम जो मर्जी कर लें, ये पार्लिमान के साथ हम चल रहे हैं, ये पार्लियामेंट है, ये 47 फॉर्म की है, 67 फॉर्म की है या 77 फॉर्म की है, जिस मर्जी फॉर्म की है, ये है तो पार्लियामेंट है। ठीक। तारीख में लिखा जाएगा, फैसले तारीख करती है Exactly. आने वाले वक्त में कि आज जो हुआ है वो क्या हुआ है। True. लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक देखें तो पार्लिमान हम उसके तवसत से जो कानून बनाए वो कानून जो है काबिल अमल भी है और नाफिजुल अमल भी है। ठीक। अब जहाँ पे निटी ग्रिटी है, हमारे इधर तरमीम की शूटिंग और नॉन शूटिंग बड़ी चलती है। ये तरमीम मुझे सूट नहीं कर रही इस वक्त, लिहाजा मेरे लिए ये तरमीम जो है वो टोटल जिसे कहते हैं वो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। और अगर मुझे सूट कर रही है तो मैं उसको डिफेंड करूंगा। देखें जी, ये वाली चीजों का फैसला तो तारीख करेगी, आने वाले वक्त में ये तारीख फैसला करेगी कि ये तरमीम क्या थी और कैसे थी और क्या इसके नताइज निकले। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, इन तरमीम के जरिए जरा थोड़ा फासला बड़ा तेजी से तय कर लिया गया है कि माशाल्लाह सेनेट में जाके 1 मिनट में जिसे कहते हैं तौसीक हो जाती है और नेशनल असेंबली से भी हो जाती है। तो ठीक है, पार्लियामान लगता है ताकतवर हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक। इस पे डिबेट का वो वक्त नहीं दिया गया। मैं एज ए न्यूट्रल आप कह लें कि मैं अगर आप एनालाइज करूं ना तो मेरे करीब बहुत उजलत में और बहुत जल्दी में ये तरमीम की गई है। ठीक है। तो बाकी नताइज इसके तारीख बताएगी, वो आप तारीख को देखते हैं। हमने 99 भी देखा, हमने 71 भी देखा, 73 भी देखा, 79 भी देखा और ये सब देखते चले आ रहे हैं। ये तारीख रकम करेगी। अब तारीख के अंदर कौन क्या बनता है ये तो तारीख बताएगी आपको। ठीक है। अच्छा असद मलिक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, असद साहब बताइए, ये जो 27वीं तरमीम है हकीकत में ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है या बस ये एक सियासी शोर मचाया जा रहा है और कुछ अरसे बाद ये चीज़ें जो हैं फिर वो मद्धम हो जाएंगी और सब फिर वो कहते हैं ना कि अपनी मामूलात ज़िंदगी पे आ जाएंगे? क्योंकि जो 2 जजेस ने जो इस्तीफ़ा दिया है, तो आपको क्या लगता है ये महज एहतजाज था या सियासी दबाव की वजह से ये हुआ है? देखिए, ये जो 27वीं तरमीम है 1973 के आइन में, इससे पहले 26 तरमीम जो है वो हो चुकी हैं। जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने भी तरमीम जो है वो करवाई थी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम हुई थी जो कि बड़ी कंसेंसस के साथ हुई थी, जिसमें बिल्कुल जो जुडिशरी, उसमें भी जुडिशरी थी और साथ में जो सूबों के मामला, गवर्नेंस वगैरह के जो इश्यूज थे वो काफ़ी उसमें एड्रेस किए गए थे। जो सूबों के सासे में रूमी था उसको एड्रेस किया गया था। तो ये जो अभी 27वीं तरमीम है, बेसिकली तो इसमें आप देखिए कि इस पे 3-4 चीज़ें थी। एक तो जुडिशरी का था, फिर एक जो फील्ड मार्शल जो हैं वो उनसे मुतालिक भी जो है वो चीज़ें थी कि उनके जो टर्म है वो क्या होगी। आर्मी के अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग थी वो भी इसका हिस्सा थी। लेकिन चूँकि जुडिशरी जो है वो ज़्यादा चीज़ें वो हाईलाइट हुई, दूसरा ज़रा सब्जेक्ट जो था उसके ऊपर लोग बात कम करते हैं, तो जुडिशरी ज़्यादा हाईलाइट का हुआ। लेकिन इसमें आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दी गई थी कि उसको बनाया जाएगा। लेकिन ये जिस तरीके से बनी है और जिस तरीके से यहाँ पे इसमें जजेस अपॉइंट हुए हैं, वो मेरे ख्याल में उस पर एतराज़ात हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस साहबान थे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और इस्तीफ़े भी जो है वो शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट से सुना 3 जजेस जो है वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। और फिर जिस तरह से आप देखिए कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल की एक बिल्डिंग बना ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेवल की एक अदालत बना ली, लेकिन उसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। आपने शुरू में ये कहा जी कि हम इसको फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो दे देंगे, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आप देखें कि होता क्या है, ठीक कि अभी बिल जो है वो असेंबली में नहीं आता और वो जो मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर दाखिला, वो जाते हैं, वो जाकर उधर विजिट करते हैं और वहाँ पर
वो विजिट करते हैं और वहाँ पे जाके खुद ही फाइनल कर देते हैं, जो उनको जजेस को बताए बगैर कि ये बिल्डिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये तो मैंने खबर दी। ठीक। तो फिर वो जजेस साहिबान थे फेडरल शरीयत कोर्ट के, वो गए चीफ जस्टिस के पास। वहाँ पर उन्होंने अपनी इजहार नाराज़गी जो है वो नाराज़गी का इजहार किया कि जी ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है कि किराएदार को भी 30 दिन का नोटिस दिया जाता है घर खाली करने के लिए, और हमें 1 हफ्ते में कह रहे हैं कि आप यहाँ से शिफ्ट कर दें। उसके दिन के बाद से उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए थे। सिर्फ मुलाजमीन आते थे या कोई उसमें, वहाँ पे लिटिगेंट्स बहुत कम आते हैं, टोटल 56 पिटिशंस हैं। तो अगर कोई अंदर आता तो उसे पूछा जी आप किस के लिए आए हैं, वो बता देता जी मेरा केस आज लगा हुआ है। वो देखते थे और उसको आने नहीं देते। अगर किसी का केस नहीं लगा उसको अंदर ही नहीं आने देते। सीडीए ने टेक ओवर करना था, उसकी रेनोवेशन करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वहाँ पर उसके लिए तैयार करनी थी, उनको वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया कि आप बिल्डिंग जो है वो टेक ओवर कर। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपका बात का मकसद यही है कि बहुत उजलत में फैसले किए गए, बहुत उजलत में ये तरमीम लेकर आए। ठीक है, देखें वो भी देख लीजिए। ठीक है। अच्छा ज़मीर गुमरो साहब, आप ये बताइए कि सर एक पार्लिमानी रुकन होने के हैसियत से सर आपको ये बात परेशान नहीं कर रही है कि आपकी जो पाकिस्तान की जो आला तरीन जो है अदलिया, उसके जो सीनियर तरीन जजेस हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि ये जो 27वीं तरमीम है उसके लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा ये आइन का कत्ल है, कानून का कत्ल है, डेमोक्रेसी का कत्ल है, पार्लिमान का कत्ल है, यानी उन्होंने यू कैन नेम इट ना, उन्होंने सब ही कुछ बोल दिया। तो सर इस तमाम चीज़ को लेकर आप मतलब ये बहैसियत एक पार्लियामेंट आपको इनकी इन बातों से कोई परेशानी नहीं हो रही है? देखिए वो उन्होंने ये अल्फाज तो बिल्कुल कह दिए कि आइन को तबाह कर दिया गया, लेकिन किस तरीके से आइन को तबाह कर दिया गया वो उस आइन उसमें रेजिग्नेशन में उसका कोई जिक्र नहीं है। ये 3 प्रोविजन हैं जुडिशरी के बारे में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम, जजेस की ट्रांसफर का तरीक़ेकार, और तीसरा जो है हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है वो डिटरमिन होगी। अभी देखिए उसमें कुछ जो है वो गवर्नमेंट तो तब जो है वो तरमीम लाती है, हमें तो तब मिलती है जब वो कैबिनेट में जो है इंट्रोड्यूस हो जाती है, कैबिनेट पहले अप्रूव करती है, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में आती है, और उस पर जो है वो 2 दिन तो जो है ना हमारे यहाँ सेनेट में चेयरमैन सेनेट साहब ने जो है वो हर मेंबर से 47 स्पीकर ने उस पर तस्वीरें की सेनेट में। और ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो इशू है वो 18th अमेंडमेंट से पुराना है। ये 18th अमेंडमेंट में नहीं आ सकता था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, लेकिन जो है वो कुछ पार्टी ने जिद किया था क्योंकि वो तहरीक चल रही थी ना जदीद की, इस वजह से। तो मेरे ख्याल में इस पर जो कंसर्न हो सकता है क्योंकि 26th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच था उस पर ये एतराज था कि उसके जजेस जो है वो जुडिशल कमीशन नॉमिनेट कर रहा है, बेंचेस बना रहा है, तो उस पर जो है वो जाहिर है सेक्शन ऑफ लॉयर्स का जो एतराज था, और वो वजह भी था क्योंकि हमारा यही था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से पार्लियामेंट में बात भी करनी पड़ती है। तो अपोजिशन ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, लेकिन वो जो था अरेंजमेंट वो कोई आला नहीं था। इस सिलसिले में भी जो है वो एतराज़ात थे, और अभी जो एतराज़ात आ रहे हैं वो इस सिलसिले में है कि उनके जजेस की जो एज है उसकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वो 68 की गई है, या उस हवाले से जो है वो कि प्रेसिडेंट ने उनको पहली अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा ना चीफ जस्टिस। लेकिन ज़मीर साहब उनका ये कहना है जो जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो ये कहना है कि नई वफाकी आईनी अदालत जो है वो जमहूरियत के और जमहूरी उसूलों से मुतसादम है, और हुकूमत जो है वो अपने मनपसंद जजेस चुन कर तैनात करना चाहती है। तो सर इनके इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए उसमें प्रोविजन ये है कि जो चीफ जस्टिस है पहला वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, क्योंकि कोई तरीकेकार नहीं है तो वही करेगा, और दूसरा ये है कि दूसरे जजेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हो जाएंगे। बाद में जो प्रोविजन होगा वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगी जजेस को, ये प्रोविजन है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कब से जो है ना अपनी जुरिडिक्शन दी to resolve dispute, adjudicate dispute between 2 or more provincial and federal government, जो आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिडिक्शन थी, वो तो 50 ईयर से जो है वो उनके पास एक केस ही नहीं आया, और सूबों में रिवेंटमेंट थी, लोग रोडों पर जा रहे थे, इंसर्जेंसी में जा रहे थे, क्योंकि फेडरेशन में अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फेल हो जाए तो वो फेडरेशन पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर ली थी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन 184(3) की जुरिडिक्शन भी मौजूद है, वो इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिडिक्शन। उसमें पहले अल्फाज ये हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, और ये पहले जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इवन ये भी बेस्ट प्रैक्टिस जो वर्ल्ड में है जजेस की अपॉइंटमेंट रिमूवल के बारे में, वो पाकिस्तान में अभी भी नहीं है, क्योंकि रिमूवल ऑफ जजेस का पावर इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, बर्ताना में, ऑस्ट्रेलिया में, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो पार्लियामेंट के पास है अभी भी। यहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट के पास नहीं है। इवन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का पावर जो है जुडिशरी ने ले लिया था, लेकिन अभी जाकर 27th अमेंडमेंट में जुडिशल कमीशन को एक्सटेंड किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी को खत्म किया गया। तो ये होता है कि बैलेंस आप कैसे लाते हैं। जाहिर है कुछ चीजों पर तो जो है वो एतराज होता है जजेस को, लेकिन ऐसे कहना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना है, जुडिशरी को तबाह करना है, ये कोई चीज नहीं है। ये पार्लियामेंट ने जो है बड़े समझदारी के साथ और बड़ी विजडम के साथ 19 साल के बाद जो है वो इस पर अमल किया है। तो मेरे ख्याल में ये सोच समझ कर जो है वो तब्दीली लाई गई। हाँ, उसकी टाइमिंग का इशू हो सकता है, बिल्कुल मैं आपसे ये एग्री करूंगा कि टाइमिंग का इशू है। वो समझते हैं कि जो टाइमिंग है नहीं सर, टाइमिंग के अलावा बहुत मतलब जैसे अभी हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत उजलत में आप लोगों ने ये फैसला किया, ये तरमीम लाने में बहुत उजलत की। तो इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी। और फैसल वाडा के जो बयानात आ रहे हैं, जो वो कह रहे हैं और बड़े पुरजोश अंदाज में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अब तो 27वीं तो हम लेकर आए, 28वीं तरमीम भी लेकर आएंगे। देखिए वो तो किसी को डेली जो है वो मेंबर्स लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसे कोई बात नहीं है, किसी पार्लियामेंट के मेंबर पर ये कब्जन नहीं है। लेकिन वो सीरियस जो अमेंडमेंट आती है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। 2/3 मेजॉरिटी को इकट्ठा करना और कंसेंसस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। Exactly. और ये उजलत में नहीं की गई, लेकिन इसकी टाइमिंग के हवाले से जो है ना, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन होती है जजेस को कि हम चीफ जस्टिस बनेंगे, हमारी लीजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। तो शायद उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे पहले भी 26th अमेंडमेंट इस वजह से लिमिटेड हो गई कि वो समझ गए थे कि काजी फैज़ ईसा साहब को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो इसमें भी यही इशू आ रहा है कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे उनको डिफाइड किया गया और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दूसरे जज लिए गए और उनकी उम्र जो है एज को जो है वो 68 साल किया गया। ये इश्यूज बिल्कुल हैं इसमें, उससे जो है वो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एज फार एज अमेंडमेंट का जो स्पिरिट है वो तो 19 ईयर्स से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तमाम जो है वो बात में रेगुलेशन भी पास किए थे, बल्कि आसमान जहांगीर ग्रुप का तो ये जो है मिशन था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम किया जाए ताकि वफाक में जो डिस्प्यूट्स हैं सूबों और वफाक के दरमियान वो उस फोरम के पास आए जो 52 ईयर्स से नहीं आ सके हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो था बिल्कुल, इस पर तो कंसेंसस था। एज फार एज टाइमिंग इज कंसर्न, दूसरे एंसिलरी इशूज हैं उस पर जो है बहस की जा सकती है। अच्छा तंसीर साहब, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में जो इस्तीफ़े हैं वो अदलिया और हुकूमत के ताल्लुकात पे किस हद तक असरअंदाज होंगे और क्या मुस्तक़बिल में फ़ैसले जो हैं वो ज़्यादा मोहतात होंगे? क्योंकि आवाम की जो नज़र है, नज़र में अदलिया की साख पर इस वाक़े का क्या असर होगा वो भी जानना चाहते हैं। ये अवामी एतमाद को कम करने के मुतरादिफ होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो मज़ीद उसमें इजाफा बढ़ जाएगा। आप जो बात कर रही थी बीच में से मुझे आवाज कट गई, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो मौजूदा 2 जजेस ने इस्तीफे दिए हैं, ये दोनों जजेस लाहौर हाई कोर्ट में जब इंडक्ट हुए थे, एक इस्लामाबाद में, एक पेशावर हाई कोर्ट में और एक लाहौर हाई कोर्ट में। मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट में आए थे, यहिया अफरीदी साहब पेशावर हाई कोर्ट में और अतर मिनल्ला साहब आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये किस नतीजे के तहत आए थे? एक फर्दे वाहिद चौधरी इफ्तिखार की तहरीक जो थी वकला तहरीक। देखिए पार्लियामान का जो विजडम है ना, हमारे इधर बेसिकली बदकिस्मती ये है कि हम ये कह देते हैं ये वो अपने जज ले आया, ये अपने जज ले आया है। जज किसी का होता नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। तारीख में गो के हमारी अदलिया के ऊपर ये कलंक लग चुके हैं, माजी में भी और कई मरतबा हम ये देख चुके हैं। अब मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, ये वकला तहरीक के नतीजे में क्योंकि सरगर्म रुकन भी थे, एक ही लॉ फर्म के मेंबर्स थे, पार्टनर्स थे, और वो आकर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा जमान हुए और फिर ट्रेवल करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए।
ठीक। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन साहिबान से बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, सोच समझ के किया है, अपना आईनी हक जिसे कहते हैं वो एक्सरसाइज किया है। सिर्फ इन्हें पूछा जाए कि अगर उस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट को अगर हम पीपल्स पार्टी के तनाजुर में देखें उस वक्त, क्योंकि आसिफ अली जरदारी सबसे बड़े विक्टिम थे चौधरी इफ्तिखार साहब के सू मोटोज के, और उनके वो वाले जो केसेस थे, सुबह शाम हम ये सुनते थे कि सदर आसिफ जरदारी कल गए आज गए, कल गए आज गए। बात यह है कि मैंने आपसे शुरू में कह दिया था, इधर सूटेबल नॉन सूटेबल का काम है। मुझे जो सूट कर रहा है मैंने उसके गुण गाने हैं, मुझे जो सूट नहीं कर रहा, जो इफेक्ट कर रहा है, मैंने उसे अमरीयत कहना है, मैंने उसे जमहूरियत के ऊपर कातिलाना हमला कहना है, मैंने उसे पार्लिमान की मौत कहना है। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और ये अभी तक बदकिस्मती से चल रहा है। कंसेंसस के साथ कोई अमल नहीं हो पाता। मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि फार्म 47 एक नाम बन गया, इससे पहले जो 18 के हुए थे इलेक्शन उसमें भी एक नाम पड़ा था। तो ये नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। इस मुल्क में किसी चीज को तो सस्टेनेबिलिटी पे आने दें। ये पार्लियामेंट कभी रबड़ स्टैंप बन जाती है, कभी ये पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ घर चली जाती है, कभी ये कुछ हो जाता है। तो मौजूदा सिनेरियो पे मैं तो यही कहूंगा कि ये इस्तीफे अगर देने थे तो शायद 26वीं तरमीम पर दे दिए जाते। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इन जज साहिबान में से कोई उम्मीद रखता हो कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पे एलिवेट हो जाए। तो लेकिन जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ये तक कहा है कि अदलिया की जो आज़ादी है उसको कमज़ोर करने का जो पहला कदम था वो 26वीं आईनी तरमीम थी, शुरुआत वहीं से हो गई थी। हो गई थी तो उसी वक्त से इस्तीफे अगर आ जाते उसी वक्त से आ जाता। लेकिन बात यह है कि 26वीं और 27वीं में कोई बड़ा फर्क नहीं है। मां सवाए आपकी एग्जीक्यूटिव की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, आपकी आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, आप उसको चैलेंज करें, उसको आप कोर्ट में लेके आए, उसको सब कुछ करें। लेकिन बस अब मैं वही बता रहा हूँ, ये सूटेबल नॉन सूटेबल का मुद्दा है सारे का सारा। ठीक है। अच्छा असद मलिक साहब, आप ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि अदलिया हमेशा जो है सियासी असर रसूख जो है वो रखती रही है, इस वक्त भी यही मामला है, जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, और आर्मी एक्ट में जो तरमीम के बाद जो फौजी क़यादत और सियासी असरात हैं वो कैसे बदल सकते हैं, आपका तजिया क्या कहता है? देखिए अदलिया वैसे सियासी तो नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका काफ़ी, आप देखिए कि शुरू से ही पाकिस्तान बनने के बाद, जब बाद में जनरल अयूब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त भी नज़रिया ज़रूरत जो है वो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी। बाद में भी इसी तरह जो है वो PCO पे के तहत हल्फ उठाते रहे हैं जजेस साहबान। तो सियासत के साथ, सियासतदानों के साथ तो इनका वो इतना नहीं अदलिया का था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। और वो आप देखिए कि उस दौरान इनके कितने इख्तियारात में इतना ज़्यादा इजाफा होता गया। लेकिन अभी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका कुछ टसल वगैरह हुई है गुज़िश्ता कोई 4-5 साल के दौरान, आप देखिए कि बिल्कुल इनको जो है वो कर्पुसाइज कर दिया गया, और ये तो सियासतदानों ने किया। बाकी आपका जो दूसरा क्या सवाल था? आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद जो फौजी क़यादत है और जो सियासी असरात हैं वो कैसे बदल रहे हैं, आपका तजिया क्या कहता है इस बारे में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए एक यहाँ पे ना कुछ गैर यकीनी की, थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे थे कि वैसे तो आइन में तब्दीली करके जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ हैं उनकी मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई थी। लेकिन बाज़ जो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया पे स्पेशली ये चल रहा था कि जी ये चूँकि इनकी तो अपॉइंटमेंट पहले हुई है तो ये रिट्रोस्पेक्टिवली इन पे ये नहीं होगा। लेकिन अब ये जो आर्मी एक्ट में भी जो क्योंकि उस हुआ ये था कि आपने आइन में तो तब्दीली कर दी, लेकिन जो एक्ट है जिसके तहत आर्मी गवर्न करती है, आर्मी पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसमें तब्दीली नहीं हुई थी। अब उसमें भी तब्दीली कर दी है, उसको क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो अब एक जो ये बाज़ कहते थे कि जी ये अब 27 को इनका जो है वो 29 को इनका नवंबर को इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा मौजूदा आर्मी चीफ का, वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि ला हासिल एक बहस होती थी, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है।
ठीक है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ। तो सर ये बताइए कि ये फैसल वाडा ने कहा कि अब एहतसाब का अमल शुरू होगा, तो सर ये किस जाविये से बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, और किसका जो है एहतसाब होना है? क्या कोई करप्शन हुई है, कोई चोरी हुई है, क्या हुआ है? वो किस सिनेरियो में और किस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं? देखिए, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो आप उनसे पूछ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो है वो एहतसाबी अमल को भी जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, अदालतों को भी जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। मैं असद की बात से जो है एग्री करता हूँ कि जुडिशरी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही। आपने देखा कि पहला जो गवर्नर जनरल गुलाम अहमद ने आइन साज असेंबली को गैरानी तौर पर उसको अख्तियार भी नहीं था, रिजॉल्व किया था, तो ये पहले हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया था, क्योंकि उस वक्त फेडरल कोर्ट होता था। हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया था, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास 183 के पावर्स नहीं होते थे, अब बल्कि 1973 तक उसके पास नहीं थे। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 184(3) का जो पावर दिया गया, वो भी ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 199, सुप्रीम कोर्ट अगर जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है विद रेफरेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो वो ऑर्डर कर सकती है जो हाई कोर्ट करती है। ये भी उनकी जो जुरिडिक्शन है, इट इज सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट जुरिडिक्शन। तो इस जुरिडिक्शन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर को हटाया। वहाँ तो गुलाम अहमद के वक्त में हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फैसला दिया था मौलवी तमीज़ के उसमें, लेकिन जहाँ जो है वो एक्ट भी वहाँ आते थे 184 की जुरिडिक्शन में, उनको भी स्ट्राइक डाउन किया जाता था। अच्छा, एग्जीक्यूटिव फैसले को भी किया जाता था, वजीर आजमों को भी उन प्रोविजन में जो है वो किया गया, उसमें राइट ऑफ अपील भी नहीं था। तो मेरे ख्याल में जो ये एहतसाब का अमल है, तारीखी तौर पर पहले जो आया था पेरोडा, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 1949 में आया था, और उसके बाद जो ये सिलसिला चला है पेरोडा, एब्डो, नैब, ये एहतसाब ब्यूरो, ये सारा जो है वो इस पर लोगों का एतमाद नहीं था। इवन जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में 100 मोटो लिए थे, उस पर भी एतमाद नहीं था। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, लोगों का सुप्रीम कोर्ट से एतमाद जो है वो उठ गया था। अभी जो है वो एक नई किरण है कि आपने जो है ये देखें, जो जजेस जो अपॉइंट किए गए हैं फेडरल काउंसिल की कोर्ट, वो तो वही सुप्रीम कोर्ट से हैं, हाई कोर्ट से, वो पहले तो गवर्नमेंट के तो अपॉइंट करता नहीं है ना, वो तो पहले के जजेस हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेट, हाँ गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए, इसमें ये हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि उनकी नापसंद होती है इस मामले में। बाकी जो आइंदा जो अपॉइंटमेंट होंगी वो तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। तो ये सिस्टम जो है, अगर आपको लेकिन जमीर साहब एक चीज़ और है ना कि ये जो तरमीम है, क्या वाकई मुल्क के मफाद में है या किसी मखसूस शख्स की मफाद के लिए किया गया? क्योंकि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है और अदलिया की आज़ादी के बारे में जो है वो कहा जा रहा है, तो आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? नहीं, ये किसी मखसूस मफाद, ये तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो मैंने आज जैसे आपको बताया, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो है वो प्रोविजन था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इवन सिविल सोसाइटी ने जो है वो साइन किया था कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जो है वो जो रोल है वो एडिकेट कर चुकी है, वो हाई कोर्ट की जुडिशन ले चुकी है। उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट को वो जेरबार कर लिया है, और अपनी जो उनकी ओरिजिनल जुडिक्शन है उसका एक भी केस जो है वो सूबा या वफाकी गवर्नमेंट उनके पास नहीं लेकर आई है। लिहाजा अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए विफाक के मफाद में, ये तो विफाक के मफाद में है कि सूबे अपना डिस्प्यूट जो है वो लेकर आए उस कोर्ट में, क्योंकि ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट वाज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन में दो इदारे हैं, एक सीसीआई है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फेल हो जाए तो आप जो है वो फेडरेशन को नुकसान पहुंचता है, जमहूरियत को पहुंचता है। जब ये इदारे अपनी हदूद में नहीं रहते तो मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट ने ये बड़ा अच्छा काम किया है, और ये इसके आगे जो है वो अच्छे नताज निकलेंगे। बाकी जो क्रिटिसिज्म हो रही है उनके कुछ पॉइंट हैं, जाहिर है जो तरमीम आती है तो उसमें 100% कंसेंसस तो नहीं होगा, उसमें कुछ लोग उसके मुखालिफ भी होते हैं, अपोजिशन भी होती है, उनको राइट है अपना कि उन चीजों को, लेकिन बेसिकली इन प्रोविजन को जो है वो मेंशन नहीं किया जाता कि किस तरह से इन प्रोविजन, दो प्रोविजन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड और जजेस की ट्रांसफर के में जो है वो जुडिशरी की आजादी को जो है वो मुतासर किया है। मेरे ख्याल में इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि कैसे मुतासर किया है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का 2006 से 19 साल से मुतालबा है, ये 18th अमेंडमेंट में नहीं आ सका, इस वजह से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा, दो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हटाया गया। अगर ये होता तो मेरे ख्याल में ये तरीकेकार होता, फेडरल कोर्ट होती तो भुट्टो साहब को भी फांसी नहीं आती।
ठीक। अच्छा, अब तंसीर साहब ये बताइए कि जो अदालत क्या अदालत के नोटिस लेने पर जो पाबंदी है तो वो आईनी हक की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा? क्या आपकी लीगल एक्सपर्टीज़ क्या कहती है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो अभी सवाल रिपीट करेंगे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, कट रही थी आवाज। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या अदालत के नोटिस लेने पर जो पाबंदी है वो आईनी हक, मतलब जो आईनी हक है उसकी खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता इसको। देखें, इस सू मोटो का बड़ा नाजायज फायदा भी उठाया गया। मैं इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझता था। जो काजी फाइज ईसा साहब ने एक एसओपी बनाए थे ना, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, जी जी, कि उन्होंने कहा था कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस की कंसेंट के साथ सू मोटो लिया जाएगा। दैट वाज द प्रिवेलिंग एक्शन, जो कि वाकई रहना चाहिए और मौजूद होना चाहिए। लेकिन टोटली जिसे कहते हैं सू मोटो का इख्तियार सल्व कर लेना, वो भी एक अजीब बात है और वो जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन टोटल अगर हम चौधरी इफ्तिखार साहब का दौर देखें, चौधरी इफ्तिखार साहब का टाइम देखें, तो उस वक्त आप याद रखिएगा कि सू मोटो हर वीक में 1 या 2 होते थे। ऐसा वक्त भी हमने देखा है जी। तो वो सू मोटो का इस्तेमाल है तो बहुत अच्छी चीज है कि आपका काजी उल कज़ा, जो पूरे मुल्क का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है, और उसकी कमेटी के पास इख्तियार हो, अगर कुछ जुल्म होता है रियासत की तरफ से, कोई चीज हो, तो वो सू मोटो ले सके। खत्म होने को तो खैर मैं नहीं समझता कि ये खत्म होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन जो काजी फाइज ईसा साहब ने इसको सेट किया था एज ए रूल, उस एंगल से ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। ठीक, बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप असद मलिक साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तो अदलिया की जो खुद मुख्तारी की जो बातें की जा रही हैं, तो वो सिर्फ ख्याली हैं या हकीकी तौर पर जो है वो कुछ ख़तरे में पड़ती नज़र आ रही हैं? और आपको क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्या हम किसी किस्म की, क्योंकि ये भी खबरें बाज़गश्त कर रही हैं कि कुछ मज़ीद इस्तीफ़े भी आने वाले हैं, जैसे कि अभी तंसीर बुखारी साहब ने भी इस बात की निशानदेही की है, तो आपको क्या लग रहा है आइंदा आने वाले चंद दिनों में कोई तहरीक वकला की जानिब से या जजेस की जानिब से आप देख रहे हैं? जी, असद मलिक साहब मौजूद हैं? की जो खुद मुख्तारी है अदलिया हमेशा, जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी, जो आपने सवाल किया है उस पे, जो अदलिया की खुद मुख्तारी के हवाले से आपने बात की है, तो अदलिया तो देखें, खुद मुख्तार तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही। पहले मैंने जैसे आपको बताया, एस्टैब्लिशमेंट, फिर कुछ सियासतदान, और फिर पॉपुलर जो नैरेटिव होता था वो उसको फॉलो करती थी। अभी जो है अब तो बिल्कुल ही उनको जो है वो कर दिया गया। और जो आपने रेजिग्नेशन की बात की है, तो मेरे जो अंदाजे के मुताबिक शायद कोई आइंदा 1-2 दिन में कोई 6-7 कोई रेजिग्नेशन शायद आ ही जाए। अच्छा, 2-4 दिन में मजीद कोई रेजिग्नेशंस आएंगी, ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर साहब, आप ये बताइए कि सर इस वक्त जो साबका तरामीम की अगर हम बात करते हैं और उसके तजुर्बे की अगर बात करते हैं, तो उसकी तजुर्बे की रोशनी में आज का जो मंजरनामा है, तो उसको पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ी तरामीम थी जो, वो थी 8th अमेंडमेंट एंड 18th अमेंडमेंट। ठीक है। तो 8th अमेंडमेंट के खिलाफ अटकरी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वो रिपोर्टेड जजमेंट है 1997 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को टच नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। लेकिन 18th अमेंडमेंट में जब वो उसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जुडिशरी के जो प्रोविजंस हैं, इसको अप्रोप्रिएटली आप अगर अमेंड नहीं करेंगे तो हम इसको जो है वो स्ट्राइक डाउन करेंगे। देखो, एक आमिर की जो है वो अमेंडमेंट थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अमेंडमेंट थी, और जुडिशरी का आप जो है वो रवैया खुद देते। लेकिन ये अमेंडमेंट इतनी बड़ी नहीं है जितनी जो है 8th अमेंडमेंट थी या 18th अमेंडमेंट थी। तो ये पाकिस्तान में जो भी सारी अमेंडमेंट आई हैं, मोस्टली तो 2-2 लाइनों की हैं, लेकिन ये बड़ी 2 अमेंडमेंट थी, एक 8th अमेंडमेंट और दूसरी 18th अमेंडमेंट। तो अभी हमारा ये कहना है कि 18th अमेंडमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए
हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रोविजन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में रखा था। हमने ये भी कहा था कि पीसीओ जजेस को हम जो है वो अपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन जमहूरियत में ये होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मौक़िफ़ होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अपना होता है, वो हम मनवा नहीं सके 18th अमेंडमेंट में, जिस वजह से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा डेमोक्रेसी को। आपने तो 2013 के इलेक्शन पर जो है वो आरओ इलेक्शन के इल्जाम लगा, हमने ही कहा कि आरओ इलेक्शन का 2018 में आरटीएस लगा, इस पर फॉर्म 47 का एलिगेशन लगा। तो जब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है सूबों की बराबरी की बुनियाद पर नहीं बन सकी, तो डेमोक्रेसी को और फेडरेशन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट का जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो नुक्ता था जो हम उसमें नहीं डाल सके थे। और जो सुओमोटो का जो आपने कहा कि सुओमोटो का प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाद किया था। 90 तक तो कोई सुओमोटो नहीं हुआ था, उसके बाद जो है वो क्या आइन जो है वो अचानक तब्दील हो गया। तो ये भी पैरेलल जो है वो जुरिडिक्शन है जो 184(3) की है, ये बेसिकली हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है। ये पहले सुप्रीम कोर्ट को नहीं हुआ, ये तो खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा हालात में जो है वो पार्लियामेंट में ये समझा कि इसको खत्म नहीं फिलहाल करें, लेकिन इसको तो खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है। आपने हाई कोर्ट को बिल्कुल बांध के रख दिया है, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया है। दिस इज डेंजरस, क्योंकि बेसिकली काम एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का हाई कोर्ट का है, और वो जो आला अदलिया है वो उनकी अपील सुन सकती है। ये भी पहले भी यही था, जब मौलवी तमीजुद्दीन का केस था पहले भी यही था कि हाई कोर्ट ने सुना था वो केस। अनलेस यू जो है वो हाई कोर्ट को आप जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं देते, तब तक जो है वो जुडिशरी नहीं होती, क्योंकि लोअर जुडिशरी होती है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, वो हाई कोर्ट के अंदर में होती है, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर में नहीं है। तो ये जो कोशिश की जाती है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी को भी हम कंट्रोल करें, हम सेंट्रलाइजेशन करें, भाई सुप्रीम कोर्ट का या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हाई कोर्ट के साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट आर इंडिपेंडेंट, उनके पास ज्यादा पावर्स होते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी मजिस्ट्रेट से सेशन जज तक उनके अंडर में होती है, ट्रिब्यूनल उनके अंडर में होते हैं। तो आप उनके लिए अपनी पॉलिसीज कैसे इम्पोज करेंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? तो यहाँ तो ये हो रहा था, कंटिन्यूसली जो है वो उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही थी, और हाई कोर्ट तो बैठ गई ना, मतलब उन्होंने आजादाना फैसले जो है वो उनको डिफरेंट तरीकों से जो है वो उन पर सेंट्रलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मेरे ख्याल में ये 184(3) को भी खत्म होना चाहिए, और ये क्लियर होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट है, दूसरी जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट सिविल एंड क्रिमिनल अपील सुनेगी, ये फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तंसीर साहब, ये बताइए कि जजेस ने कहा कि अदालत जो है हुकूमती मातहत हो गई है, तो सर ये जो बयान है इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं, और किस हद तक दुरुस्त है ये कानूनी तौर पर ये बयान? मैं इसको कतन नहीं तस्लीम करता कि अदालत जो है वो ताबे हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, मेरी बात याद रखिएगा कि फरिश्तों ने आके जजेस अपॉइंट नहीं करने, ना नाउज़ुबिल्लाह खुदा की को वही आएगी और जजेस अपॉइंट होंगे। हुकूमत ही ये काम करती है। आपके पास दुनिया में कई मिसालें मौजूद हैं, उसको आप जहन में रखें। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा जरूर है। इससे पहले मैंने आपसे चौधरी इफ्तिखार साहब का जिक्र किया था, उस टाइम क्या क्राइटेरिया था? जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था या जो चीफ जस्टिस अपने रेलेवेंट प्रोविंस के थे, उनकी इमा के ऊपर सारे जजेस अपॉइंट हो जाते थे। चौधरी इफ्तिखार साहब की 19वीं तरमीम क्यों आई थी? 19वीं तरमीम आई थी गले गिरेबान पकड़ के कि जनाब जो हम जज का नाम देंगे आप वो जज रखेंगे। तो अभी तो पूरी एक पार्लिमानी कमेटी है, पूरी उसके अंदर एक रेशो है, अपोजिशन है, हुकूमत है, बार कौंसल है, सेनेट की नुमाइंदगी है, जजेस की नुमाइंदगी है। तो अब इस ये सूरत है जी। अच्छा असद मलिक साहब, अभी जो जाहिर सी बात है, अभी जो सिनारियो आप देख रहे हैं, और तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मामलात बनते जा रहे हैं, जो अब जैसे कि अभी बैरिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं, तंसीर साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, अब आइंदा इंतखाबात में आप देख रहे हैं कि क्या ये असरअंदाज होंगे ये जजेस के इस्तीफे जो हैं, या इस तरमीम के कोई असरात आपको लग रहे हैं कि असरअंदाज होंगे इंतखाबात पर? देखिए, ये जो तरमीम है या जजेस के इस्तीफे हैं, जजेस के इस्तीफे तो खैर एक सेपरेट मैटर है, और माजी में भी जो है वो
जजेस इस्तीफे इस पे ज्यादा नहीं, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा दिया था, और ये जजों के जो इस्तीफे अगर पहले आ जाते तो शायद 27वीं तरमीम ना आती। 26वीं तरमीम इनको पसंद नहीं थी, रिजाइन अगर करते तो उस वक्त तो शायद 27वीं तरमीम ना आती। बाकी जिस तरीके से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 27वीं तरमीम ही इसी वजह से आई है, जजेस आप देखिए कि अब तो इन जजेस के वजह से ही 27वीं तरमीम आई हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। जो असद मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा ज़मीर साहब, आप ये बताइए कि जैसा कि अभी मैं उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम आई ही जजेस की वजह से, तो क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मेरे ख्याल में तो सर्टेन एक्सटेंट जो है वो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं असद साहब कि वो जजेस जो डेली पब्लिक कंट्रोवर्सी में जुडिशरी आ रही थी, डेली जो खतूत लिखे जा रहे थे और वो बेंच को जो निशाना बनाया जा रहा था, उसमें जो है वो पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने जो है रियलाइज किया कि जो हमने अपोजिशन के कहने पर बेंच बनाया था, हम तो पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना रहे थे, तो उससे जो है वो मामला जो ठीक नहीं हुए। इस वजह से जो है वो अभी 27th अमेंडमेंट को लाकर जो है हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाए तो उससे ठीक हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेंसी होती है जजेस को के जो सर्व करते हैं कि मैं चीफ जस्टिस बनूं या मैं सीनियर क्रिमिनल जज बनूं, या वो बिल्कुल नेचुरल होती है और वो जजमेंट में भी है। लेकिन इस हवाले से जब 76th अमेंडमेंट आई तो किसी जज ने जो है, हालांकि एतराज़ात बहुत थे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सेपरेट नहीं किया गया था। अभी भी आप आगे चलकर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना, ये देखिए चार्जी का बंदा जो है अपनी सिविल और क्रिमिनल अपील चलाने इस्लामाबाद क्यों आए? अमेरिका में तो ये है कि हर स्टेट में जो है वो जुदा सुप्रीम कोर्ट है सिविल और क्रिमिनल अपील के लिए, बल्कि टेक्सास में तो 2 सुप्रीम कोर्ट हैं। तो ये भी आगे चलकर वो क्लियर होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी फेडरल लेवल पर और वो सुप्रीम कोर्ट सूबों में होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़मीन गुमरो साहब आपका, असद मलिक साहब आपका और सैयद तनसीर बुखारी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज की बहस ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान एक नए आइनी दौर में दाखिल हो रहा है। जजेस के इस्तीफे हों या 27वीं आइनी तरमीम, ये सब निज़ाम के तवाज़ुन को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये कदम इस्लाहात की तरफ ले जाएगा या एक नई कशमकश की तरफ। बस दुआ यही है कि आइन की हुर्मत, अदालत की साख और अवाम का एतमाद बरकरार रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।